सरकार पर 1 लाख करोड़ का कर्ज, सीएम ने दी जानकारी। ऋण और ब्याज पर 26,256 करोड़ की खर्च। बिजली बोर्ड, परिवहन जैसे कई निगम घाटे में। ऋण पर हर साल 79.21 करोड़ लग रहा है ब्याज। सरकार ने पिछले 3 वर्षों में 31 जनवरी 2026 तक ऋण और ब्याज अदायगी पर 26,256 करोड़ खर्च किए हैं। इस अवधि में सरकार ने सामान्य भविष्य निधि में उपार्जित शुद्ध राशि सहित कुल 35,555 करोड़ रुपए के ऋण लिए हैं। सरकार पर 31 मई 2026 को 1,18,063 करोड़ रुपए का कुल बकाया ऋण है। 31 जनवरी 2026 तक पिछले वित्त वर्ष में 8,269 करोड़ रुपए खुले बाजार से कर्ज उठाया गया है। 550 करोड़ रुपए नाबार्ड, 117 करोड़ बाह्य परियोजनाओं के तहत और 2,428 करोड़ रुपए भारत सरकार से ब्याज सहित कर्ज लिया गया है। कुल 11,364 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया है। सामान्य भविष्य निधि से उपार्जित 262 करोड़ रुपए घटाए जाए तो 11,102 करोड़ कर्ज लिया गया है। मुख्यमंत्री ने ये जानकारी प्रकाश राणा और अन्य भाजपा विधायकों के प्रश्न के उत्तर में सदन के पटल पर रखी है। राज्य सरकार की ओर से 3 साल की इस अवधि में उपरोक्त राशि में से ऋण व ब्याज की अदायगी पर वर्ष 2023-24, वर्ष 2024-25 तथा वर्ष 2025-26 में क्रमवार 9,163 करोड़ रुपए, 10,207 करोड़ रुपए और 6,886 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। पूरे वित्त वर्ष अर्थात 31/3/2026 तक ये 10,933 करोड़ रुपए अनुमानित है। दूसरे मदों में व्यय के लिए 1,24,381 करोड़ रुपए की राशि शेष रहती है, जो वर्ष 2023-24 में 42,216 करोड़ रुपए, वर्ष 2024-25 में 43,127 करोड़ रुपए और वर्ष 2025-26 31 जनवरी 2026 तक 39,038 करोड़ रुपए रही। बिजली बोर्ड, परिवहन जैसे कई निगम बोर्ड घाटे में। बिजली बोर्ड पर 3,390.77 करोड़ घाटा, परिवहन निगम पर 2,272.24 करोड़ घाटा, पावर कॉरपोरेशन पर 976.3 करोड़ घाटा, पर्यटन निगम पर 147.45 करोड़ घाटा है। कई निगम बोर्ड भी घाटे में चल रहे हैं। हिमुडा, सामान्य उद्योग निगम, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, खादी बोर्ड आदि लाभ कमा रहे हैं। 79.21 करोड़ रुपए लग रहा है ब्याज। लिखित उत्तर के अनुसार राज्य सरकार की ओर से 25 फरवरी 2026 को लिए गए 1,030 करोड़ रुपए के ऋण पर ब्याज दर 7.69% है, जिस पर हर वर्ष देय ब्याज की राशि लगभग 79.21 करोड़ रुपए बनती है। सरकार की ओर से खुले बाजार से उठाए गए ऋण किसी परियोजना, विभाग, जिला विशेष से संबंधित नहीं होते। इस तरह के ऋण की राशि का उपयोग विभिन्न योजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। आय बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने उठाई ये कदम। प्रदेश सरकार ने हिमाचल की आय बढ़ाने के लिए ये कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार ने शराब पर मिल्क सेस और गोवंश उपकर, बिजली खपत पर पर्यावरण सेस, प्राकृतिक खेती उपकर लगाया है। केवल आवश्यक पदों पर ही भर्ती की जा रही है। बोर्ड और निगमों को आत्मनिर्भर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। नई गाड़ियों की खरीद पर नियंत्रण और किराए की नीति लाई गई है। ईंधन और फोन खर्च की सीमा तय कर एलटीसी पर प्रतिबंध और हवाई यात्रा पर रोक लगाई गई है। सरप्लस स्टाफ पूल बनाकर कर्मचारियों का बेहतर उपयोग करने की व्यवस्था की गई है। निर्धारित मानकों के तहत ही सरकार ने लिया ऋण। सरकार ने बताया कि 25 फरवरी 2026 को 1,030 करोड़ रुपए का ऋण 7.69% ब्याज पर लिया है। इस पर सालाना लगभग 79.21 करोड़ रुपए ब्याज प्रति वर्ष देना होगा। सरकार ने बताया कि सभी उधारियां निर्धारित मानकों के तहत ली जा रही है। यदि किसी वर्ष सीमा से अधिक उधारी होती है तो उसे अगले वर्ष की सीमा में समायोजित कर लिया जाता है। हिमाचल सरकार ने 3 साल में लिया 35,555 करोड़ रुपए ऋण। सरकार ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में 35,555 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया गया है। ये ऋण खुले बाजार, नाबार्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक, बाह्य सहायता परियोजना, ब्याज मुक्त, दीर्घकालीन ऋण और
सामान्य भविष्य निधि से लिया गया है। वर्ष 2023-24 में 12,177 करोड़, 2024-25 में 12,276 करोड़ और 2025-26 में 11,102 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया है। ये ऋण 31 जनवरी 2026 तक दर्शाया गया है। 3 वर्षों में सरकार ने 26,256 करोड़ रुपए ऋण और ब्याज अदायगी पर खर्च किए हैं। वर्तमान वित्त वर्ष में ये राशि 10,933 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि अगले वर्ष ये और बढ़कर 7,272 करोड़ रुपए केवल ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। कर्ज और ब्याज की अदायगी के बाद सरकार के पास अन्य मदों के लिए सीमित धनराशि बच रही है। 3 वर्षों में कुल 1,24,381 करोड़ रुपए ही अन्य खर्चों के लिए उपलब्ध रहे हैं। व्यवस्था बदलने में इन्हें हर जगह समस्या होती है। मैं कहता हूं कि आप हिमाचल में सुक्खू सरकार का मास्टर स्ट्रोक, अब अयोग्य घोषित विधायकों को नहीं मिलेगी पेंशन। बजट सत्र के आखिरी दिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2026 हुआ पारित। नए नियम के अनुसार अगर कोई विधायक दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होता है तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने अपने बजट सत्र के आखिरी दिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। अब इस नियम के अनुसार अगर कोई विधायक दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होता है तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। लोकतंत्र बिका, सबने देखा, आपने भी देखा, लोकतंत्र खरीदने वालों ने भी देखा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जब कोई राजनीतिक दल किसी पार्टी को प्रत्याशी बनाता है तो लोकतंत्र की भी कुछ परंपराएं हैं, लोकतंत्र की भी कुछ मर्यादाएं हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं लाया गया है। कल को भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक भी दल बदल करेगा, ये नियम उस पर भी लागू होगा। विपक्ष कंफ्यूज्ड भी है, बार बार रेट्रोस्पेक्टिव बोल रहे हैं, बार बार रेट्रोस्पेक्टिव बोल रहे हैं। रेट्रोस्पेक्टिव जो बिल था जो पहले लाया गया था वो रेट्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। इस टर्म के लिए है, इस टर्म के आगे जो भी ऐसा करेगा उनके लिए है। ये स्पीकर महोदय ने जो इंटरप्रिटेशन दी थी वो बिल्कुल सही दी थी। जो कानून बनाता है उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए कोर्ट भी बैठा है और कोर्ट इंटरप्रिटेशन करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बिल के संबंध में मैं कह रहा हूं, जो पिछला था जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव में सबकी बंद हो गई थी, वो सबकी थी, उसमें हमने रेट्रोस्पेक्टिव लागू किया था, इसलिए आप कंफ्यूज रेट्रोस्पेक्टिव बोल रहे हैं। मैं ये जो बिल है इस टर्म के बाद से जो भी इसमें डिस्क्वालीफाई होगा, जो पेंशन का हकदार होगा, अगर कोई अभी भी छोड़ता वो है। और मैं चाहता हूं कि इस बिल को पास किया जाए और ये भविष्य में ना कभी लोकतंत्र बिके ना आजाद उम्मीदवार। ये देखा आपने इतिहास में, माननीय स्पीकर महोदय ने पहले तो बैठ के लाइब्रेरी के नीचे कि आजाद उम्मीदवार चाह रहे हैं कि हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। ये सब चीजें उस लोकतंत्र को बिकने से बचाने के लिए हैं जो भविष्य में जब भी कोई राजनीतिक पार्टी से, राजनीतिक दल से चुनाव लड़े तो उसकी एक मॉरल हो। राजनीति में 3 चीजें, मॉरलिटी, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। तो उसकी मॉरल हो, वो अपना मॉरल बेच के जा रहा है। जिससे एमएलए बना, जिस पार्टी के टिकट से उसको पेंशन मिलनी थी, उस पार्टी को धोखा दे गया और परे बैठ गया। तो ये सब चीजें इसलिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश किए गए इस विधेयक में विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित 1971 के अधिनियम में संशोधन किया गया है। नए प्रावधान के तहत दल बदल के कारण संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कोई भी विधायक अब पेंशन लाभ का हकदार नहीं होगा। दल बदल पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया कदम। इस संशोधन के पीछे तर्क को समझाते हुए सीएम सुक्खू ने कहा है कि मौजूदा कानून में दल बदल को रोकने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं थे। उन्होंने कहा है कि इस संशोधन का उद्देश्य जनता के जनादेश की रक्षा करना, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना और दल बदल पर अंकुश लगाना है। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर इस विधेयक का समर्थन न करने का आरोप लगाया और कहा कि इस तरह का विरोध ऑपरेशन लोटस को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा है कि यह संशोधन ये सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है कि लोकतंत्र की बिक्री न हो। विपक्ष का आरोप, राजनीतिक निशाना साध रहे हैं सीएम सुक्खू।
विपक्ष ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि इसी तरह का संशोधन पहले भी लाया गया था, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली थी और उन्होंने इसे दोबारा लाने के पीछे के इरादे पर सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार कुछ खास लोगों को निशाना बना रही है और कहा कि सभी विधायकों की पेंशन खत्म करने का पिछला प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था और मौजूदा विधेयक 2 पूर्व विधायकों को निशाना बनाना प्रतीत होता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अध्यक्ष ने दिया समर्थन। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि ये अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल कायम करेगा और दल बदल को रोककर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेगा। विधेयक पास होने के बाद पूर्व कांग्रेस विधायक चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो की पेंशन बंद कर दी जाएगी। दोनों ने फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए क्रॉस वोटिंग की थी। मौजूदा प्रावधानों के तहत कम से कम 5 साल तक सेवा कर चुके विधायक मासिक पेंशन के हकदार होते हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब इसी तरह के एक विधेयक का पिछले संस्करण राष्ट्रपति की मंजूरी न मिलने के कारण लागू नहीं हो सका था। हिमाचल दिवस पर क्या कर्मचारी को मिलेगा डीए का सुख? 900 करोड़ का कर्ज ले रही है सुक्खू सरकार। हिमाचल दिवस से पहले सुक्खू सरकार एक बार फिर से 900 करोड़ का कर्ज लेगी। क्या हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को डीए या एरियर का सुख मिलने वाला है? ऐसा इसलिए है क्योंकि 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस है और उससे पहले राज्य सरकार 900 करोड़ रुपए का कर्ज उठा रही है। बजट सेशन के खत्म होते ही इस कर्ज की रकम की अधिसूचना जारी की गई है। गंभीर आर्थिक संकट के बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार फिर से कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने 900 करोड़ रुपए के कर्ज की अधिसूचना जारी की है। कर्ज की रकम 8 अप्रैल को सरकार के खजाने में आएगी। ये कर्ज 10 साल की अवधि के लिए उठाया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रधान वित्त सचिव देवेश कुमार की तरफ से 900 करोड़ रुपए के लोन से जुड़ी अधिसूचना जारी की गई है। ये रकम 8 अप्रैल को हिमाचल सरकार के खजाने में आ जाएगी। अधिसूचना में कहा गया है कि ये लोन राज्य के विकास कार्यों के लिए है, जिसके लिए केंद्र की आवश्यक सहमति ली गई है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल पर 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का लोन हो गया है। इस लोन पर पड़ने वाले ब्याज को चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। हाल ही में संपन्न हुए हिमाचल के विधानसभा बजट सेशन में कर्ज को लेकर विस्तार से आंकड़े आए हैं। साथ ही कैग की रिपोर्ट में भी राज्य के गंभीर आर्थिक संकट को लेकर चिंता जताई गई है। केंद्र सरकार की तरफ से आरडीजी बंद होने के कारण राज्य के बजट का आकार भी कम हुआ है। विपक्ष इसे सुक्खू सरकार की नाकामी बताता है तो सत्ता पक्ष केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगा रही है। आलम यह है कि संकट के कारण सीएम सहित कैबिनेट, एमएलए व अफसरों की सैलरी डेफर की गई है। हालांकि सरकार ने लोन लेने का मकसद विकास कार्य बताया है, लेकिन कर्मचारी वर्ग को कम से कम 3% डीए की आस है। सीएम सुक्खू 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस पर इसका ऐलान कर सकते हैं। फरवरी में लिया था 1030 करोड़ कर्ज, हर साल पड़ेगा लगभग 80 करोड़ ब्याज। इससे पहले फरवरी माह में हिमाचल की सुक्खू सरकार ने 1030 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। ये कर्ज सालाना 7.69% ब्याज दर पर लिया गया था। हिसाब जोड़कर देखा जाए तो 1030 करोड़ रुपए का लोन रकम पर सालाना 79.21 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में ही चुकाने होंगे। इससे पता चलता है कि कर्ज तो बुरा है ही, उसका ब्याज और भी बुरा है। वरिष्ठ अधिकारी को कनिष्ठ से कम वेतन नहीं दिया जा सकता, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। 3 महीने के भीतर एरियर का भुगतान नहीं किया तो विभाग को देना होगा 6% वार्षिक ब्याज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी विभाग में वरिष्ठ कर्मचारी अपने कनिष्ठ से कम वेतन पाने का पात्र नहीं है। न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की एकल पीठ ने सरकार को आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को उनके जूनियर के समान वेतनमान स्टेप अप पे प्रदान की जाए। कोर्ट ने कहा है कि भले ये जूनियर पहले प्रमोट हो गए हों, लेकिन जब सीनियर भी उसी कैडर में प्रमोट होकर आ जाता है तो वह अपनी वरिष्ठता वापस पा लेता है।
कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि एक वरिष्ठ अधिकारी को उसके कनिष्ठ से कम वेतन नहीं दिया जा सकता। यदि ऐसी विसंगति आती है तो सरकार को वरिष्ठ का वेतन बढ़ाकर जूनियर के बराबर करना चाहिए। अदालत ने फंडामेंटल रूल्स FR 22 और विभाग के पुराने आदेश 16 मार्च 2012 को जारी याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने वाले आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। 3 माह के भीतर एरियर का भुगतान नहीं किया तो विभाग को देना होगा 6% वार्षिक ब्याज। सरकार को निर्देश दिया गया है कि याचिकाकर्ता का वेतन उनके जूनियर्स के समान तय किया जाए। याचिकाकर्ता को ये लाभ काल्पनिक आधार पर और याचिका दायर करने से 3 साल पहले से वास्तविक आधार पर दिया जाए। यदि 3 महीने के भीतर एरियर का भुगतान नहीं किया जाता है तो विभाग को इस पर 6% वार्षिक ब्याज भी देना होगा। याचिकाकर्ता 1961 में वन परिक्षेत्र अधिकारी के रूप में भर्ती हुए थे। वरिष्ठता सूची में वह अपने सहकर्मियों से काफी ऊपर थे। हालांकि आरक्षित श्रेणी से संबंध होने के कारण उनके जूनियर को सन 1979 में ही एडहॉक आधार पर प्रमोट कर दिया गया, जबकि याचिकाकर्ता की पदोन्नति 1982 में हुई। पदोन्नति के बाद 1 जनवरी 1996 से एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जहां जूनियर कर्मचारी जो पहले प्रमोट हो गए थे अपने सीनियर से अधिक वेतन लेने लगे। विभाग ने याचिकाकर्ता को स्टेप अप यानी कि वेतन वृद्धि की मांग को यह कहकर खारिज कर दिया था कि जूनियर्स ने उच्च पद पर 16 साल की सेवा पहले पूरी कर ली थी।